अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बड़े बदलाव की बात चल रही है। सरकार में भी मंत्रिपरिषद में फेरबदल की बात चल रही है। मंत्रियों के पोर्टफोलियो और उनको डिपार्टमेंट एलोकेशंस के परिवर्तन की बात चल रही है। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग मंत्रिपरिषद से संगठन में आएंगे और कुछ संगठन से मंत्रिपरिषद में जाएंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब 2027 की तैयारी में जुट गई है? जवाब है हाँ। तो ये तैयारी किस लेवल की है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने संगठन स्तर पर अपनी बृहद तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन में बदलाव और मंत्रिपरिषद के फेरबदल की ये चर्चा कल से बहुत तेज और जोर पकड़ रही है। उसका कारण क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और एक विस्तृत मीटिंग चली। सामान्य तौर पर इसके पहले के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री की बहुत ही कभी कभार की मुलाकातें होती थी, लेकिन पंकज चौधरी ने अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब संगठन में फेरबदल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी वो नए संगठन नए सिरे से अपनी टीम के निर्माण का काम करेंगे। तो पंकज चौधरी की टीम में कौन कौन होगा, कौन उपाध्यक्ष होंगे, और बीजेपी में सबसे ताकतवर पोस्ट होती है महामंत्री की। महामंत्री स्वयंभू होते हैं, बहुत ताकतवर कम्युनिटी होती है ये, और एक्चुअली बीजेपी पर कंट्रोल महामंत्रियों का ही होता है। तो जो महामंत्री बनाए जाएंगे उससे ये स्पष्ट होगा कि पंकज चौधरी के खास लोग कौन हैं और पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी का संगठन किसके मार्फत चलाना चाहते हैं। वो कौन से चेहरे हैं, क्या जो पुराने ताकतवर महामंत्रियों की फौज है वही पंकज चौधरी पर हावी रहेगी, या ये महामंत्रियों की कौम जो इस वक्त कब्जा जमाए हुए है इसमें कोई परिवर्तन होगा, क्या होगा, या पंकज चौधरी नए सिरे से लोग लाएंगे। बहनों भाइयों, उम्मीद इस बात की है कि नए सिरे से टीम बनेगी, नीचे से कुछ लोगों को प्रमोट करके ऊपर लाया जाएगा। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स की दौर में चली गई है। कारण पीडीए का, समाजवादी पार्टी का दबाव। तो अब महामंत्रियों का हो, मंत्री बनाए जाने हो, मंत्री मतलब संगठन के मंत्री की बात कर रहा हूँ, या उपाध्यक्ष बनाए जाने हो, या और भी जिम्मेदारियां जो दी जाएंगी, वो अधिकांशतया उसमें अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग यानी ओबीसी कम्युनिटी के अधिक होंगे। अपर कास्ट को भी जगह मिलेगी, लेकिन बोलबाला ओबीसी का ही रहेगा। अब ये बात स्पष्ट है। तो जमे जमाए लोगों के विकेट उखड़ेंगे। वो कहाँ जाएंगे? अब कहीं भी जाएं, लेकिन पंकज चौधरी अपनी टीम बनाएंगे। संगठन के बाद अब बात आती है उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रिपरिषद की। जब सरकारें बहुमत में होती हैं तो वो मंत्रिपरिषद में कोई फेरबदल या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं। जब सरकारें ज़्यादा बहुमत में होती हैं तो वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती हैं और ऐसी हर चर्चाओं को, ऐसी हर आवाज़ को सख्ती से दबा भी देती हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान बीजेपी की सरकार काफ़ी ताकतवर है और उसके पास ज़रूरत से काफ़ी अधिक बहुमत भी, लिहाजा मंत्रिपरिषद में कोई भी फेरबदल को फ़ौरन खारिज कर दिया जाता है। लेकिन कल से हम चुनावी वर्ष की तरफ प्रवेश करेंगे, क्योंकि 2027 के प्रारंभिक महीनों में ही जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो अब ये जो पूरा साल होगा, यानी 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक ये पूर्ण चुनावी वर्ष है। तो अब चुनावी वर्ष के दौरान सरकारें थोड़ा लिबरल हो जाती हैं, वो थोड़ा सा प्रयोग जातीय समीकरण के दबाव में करने लगती हैं या एडजस्टमेंट करने लगती हैं। तो अब 14 जनवरी के बाद यानी खिचड़ी के बाद से, मकर संक्रांति के बाद से ये एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। ऐसी आम चर्चा है और ऐसी ख़ास चर्चा है कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल होगा। इस वक्त 6 जगह खाली है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को मंत्रिपरिषद से पंकज चौधरी की टीम में भेजा जाएगा और कुछ लोगों को संगठन से सरकार में सम्मिलित किया जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ा नाम है भूपेंद्र चौधरी, निवर्तमान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष। उनको चर्चा है कि उनको मंत्रिपरिषद में लिया जा रहा है और उनको कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। तो बीजेपी के संगठन में विस्तार, परिवर्तन, फेरबदल, सरकार में मंत्रिपरिषद में फेरबदल और डिपार्टमेंट के एलोकेशन में चेंज, क्या ये बीजेपी को 2027 की वो धार दे पाएंगे जहां उसका मुकाबला लोकसभा में उसको हराने वाली
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो हमारा नेतृत्व जो तय करेगा, नेतृत्व जाने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने नेतृत्व के संरक्षण में काम करता है। मैं कह सकता हूं कि 2026 अधिक ऊर्जा के साथ हमारी पार्टी और सरकार दोनों काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का, उनके सरकार, उनके पार्टी का काम है। वो विस्तार करें न करें उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जहाँ तक आपका नैया पार करने की बात है तो आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां हैं वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही हैं। कुछ भी बदल दें, कोई मंत्री बना दें, किसी को अध्यक्ष बना दें, पूरे प्रदेश के अंदर चारों तरफ जंगल राज चल रहा है और अति चल रही है योगी जी की। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समर्थित और एक इंडिपेंडेंट विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और प्रदेश व्यापार सभा के आरएलडी के अध्यक्ष हैं। ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के बहुत ही पुरोधा पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। तो रत्नाकर जी, ये बताइए कि ये संगठन में फेरबदल कब होगा और मंत्रिपरिषद का विस्तार कब है? देखिए ब्रजेश जी, पंकज चौधरी जी जिस तरह से अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने जो कार्यभार संभाला, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में मंगलवार को जानते हैं कि कोर कमेटी की बैठक हुई और उस कोर कमेटी में बहुत सारे मुद्दों को जो है वो चर्चा के तहत लाया गया, जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार के भी चर्चे हुए और नई कार्यकारिणी का विस्तार का भी चर्चा हुआ। निश्चित रूप से अभी तक कुछ संगठन में मंत्रिमंडल में विस्तार का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो संगठन से कुछ लोग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, शायद मेरा उनसे वीडियो कनेक्टिविटी टूट गई है। हम वापस उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दीपक रंजन मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में परिवर्तन, फेरबदल और नए सिरे से निर्माण करने जा रही है। वो तैयारियों में आपसे आगे निकलने की होड़ मची हुई है। आप क्यों पिछड़ रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। अब ये चला चली की बेला है। अब इनका समय समाप्त हो चुका है। ये कुछ भी कर लें, जो कुछ भी उल्टे पांव चलने ये खड़े हो जाएं, तब भी हालात ठीक होने वाले नहीं। चेहरे बदलने से कभी हालात ठीक होने वाले नहीं, हालात बदलने वाले नहीं। तो टीम के मेंबर बदलेंगे, बढ़िया मैच खेलेंगे। हम कह तो रहे हैं कि चेहरे बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। आज पिछले 9 साल से इनकी सरकार है जो पीड़ित है, दुखित है, अपमानित है। जो पीढ़ी है आज उत्तर प्रदेश में, परिभाषा बदल गई। नहीं, परिभाषा हमेशा से ही रही है। वो पीड़ित है, दुखित है, अपमानित। सरकार में जो पीड़ित है, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहां चला जाए? तो क्या पिछड़ा दुखी नहीं है? अब आप रोज अगर परिभाषा बदलोगे, नहीं, कोई परिभाषा देखिए नहीं बदली। सुरेंद्र राजपूत किस को जवाब देंगे? नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। हम ये हैं, दोनों मिलकर के जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। दे रहे हो सर? अरे दोनों मिलकर के जवाब दे रहे हैं। जो पीड़ित अरे वो सरकार में मंत्री नए ला रहे हैं, आपको पता भी है कुछ? मैं कह तो रहा हूँ, कुछ भी कर ले, मुख्यमंत्री बदल के देख लें। ये मंत्री की आप बात कर रहे हम तो कह रहे मुख्यमंत्री बदल के देख लें। बदल दिया प्रदेश अध्यक्ष, देखो प्रदेश अध्यक्ष बदले। प्रदेश अध्यक्ष ले आए बहुत टाइट। प्रदेश अध्यक्ष 9 साल हो गया। आते ही सुरेंद्र राजपूत के दोस्तों को ठीक किया पहले। ये बताइए 9 साल में कितनी फोटो आपने देख ली मुख्यमंत्री जी के साथ? कितनी फोटो इनकी आ गई? कितने इनका सामान कल आई ना, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। अब 9 साल से क्या? अगर बीजेपी का अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री मिलता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? हमको क्यों दर्द होगा? हम तो कह रहे मुख्यमंत्री बदल के देख लो आप। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है, 9 साल से आपने कुछ किया नहीं, अब आप इनको बदल रहे हो, उनको बदल रहे हो, इनको लेके आ रहे हो, उनको लेकर के आ रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। आदरणीय ब्रजेश जी, आपने इनसे क्या सीखा? अगर ये लोग इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप भी कुछ करोगे? हम लोग ऐसे एंड टाइम पे, हम लोग जैसे जो स्टूडेंट होता है ना, हम लोग साल भर पढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग एंड टाइम पे पढ़ करके पास होने वाले नहीं है। और जो एंड टाइम पे पढ़ता है हमेशा फेल होता है। और डूबता हुआ जहाज जिस तरीके से भाजपा रूपी जहाज में चढ़ाते जा रहे हैं लोगों को, ये बहुत जल्दी डूबने वाला है। नाव पलटता है, नाव कभी डूबती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डूबने जा रही है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। रत्नाकर जी, आपको आवाज आ रही है? जुड़े हैं क्या हमारे साथ? जी ओके, बिल्कुल। तो आप बताइए कि भाई ये तो कह रहे हैं आप डूब रहे हो जहाज, आप अपना बारी पूरी कर लो सर, आपके पास अभी 60 सेकंड का वक्त है।
नहीं, जिस तरह से चुनाव दर चुनाव में जनता अपना आशीर्वाद हमको देती आ रही है, जिस तरह से उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड को अपना तोड़ देगी और ये समाजवादी पार्टी लोगों को सिर्फ डबल डिजिट में सिमट के रख देगी। मेरा यही कहना है। अभी ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को बदल दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ तो परिपाटी है, मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, कोई पारिवारिक परिपाटी नहीं, मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं होगा। लेकिन क्या आप ये चुनाव में, आने वाले चुनाव में ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? कोई दूसरे व्यक्ति का नाम क्या मुख्यमंत्री पद के लिए आप घोषणा कर सकते हैं? है हिम्मत आप में? आप नहीं कर सकते, क्योंकि परिवारवाद वाली पार्टी है और एमवाई फैक्टर पे चलती है। निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की करीब कल्याण योजनाएं हमने क्रियान्वित की है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर का वहां पे स्थापना किया है, यह प्रदेश की जनता जो है देख रही है और आने वाले चुनाव में भरपूर आशीर्वाद देने वाली है। जी, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, जब भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को चाक चौबंद और सरकार को एकदम दुरुस्त करने की ओर तैयारी है, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के संगठन में अध्यक्ष पद छोड़ के सब भंग पड़ा हुआ है, आप इतनी सुसुप्ता अवस्था में क्यों हैं सर? आपकी शायद पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा ब्रजेश जी, कहाँ से जानकारी आई? सीएम ऑफिस से आई होगी। आप ही देते हैं सब जानकारी कांग्रेस की, अब आपने गलत दी है हमारे तो गलत। अध्यक्ष और हमारे सारे जिला अध्यक्ष और सारे जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, और चाहे नगर के हों, चाहे जिले के हों, शहर के हों, सबकी कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, सारे जिला अध्यक्ष। प्रदेश कार्यकारिणी से प्रदेश कार्यकारिणी आ जाएगी। प्रदेश कार्यकारिणी से इसका मतलब नहीं है ना, आपने तो बताया ना, जिला अध्यक्ष भी हमारे घोषित है, हमारे जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी घोषित है, और हमारे अविनाश पांडे जी ने, अजय राय जी ने मिल करके बीच में टोकना नहीं चाहता, लेकिन ये बात आप स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद छोड़ के बाकी संगठन, प्रदेश का संगठन भंग पड़ा हुआ है। जिले का लंबे संगठन समय से हमारा आप बना कुछ हुआ नहीं कर रहे है, हैं। जिले का संगठन हमारा बना हुआ है और सारी जगह हमारी भरी हुई हैं। प्रदेश का संगठन जल्दी आ जाएगा। अभी रत्नाकर सिंह थोड़ा जोर से बोलिए कि जल्दी आ जाएगा। अभी रत्नाकर सिंह जी ने बड़ी ईमानदारी की एक अच्छी बात करी कि उनके यहाँ बदल जाते हैं। भाई, हम सपा में भी जिम्मेवारी ले लेते हैं, हम भाजपा में, क्या नाम, ये कांग्रेस में भी जिम्मेवारी ले लेते हैं कि दूसरे नाम बता देंगे। आप जरा बता दो योगी आदित्यनाथ की जगह पर किसको मुख्यमंत्री बनाओगे, और अगर हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो तो बता दो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जगह किसको बनाओगे। एक लाइन में इधर उधर की बात मत करना, सिर्फ ये दो बातें आप बता दो। आप जो कहोगे, जहां का हमारा कार्यकर्ता कहोगे, हम उसको मुख्यमंत्री बनवा देंगे। वो नए सिरे से संगठन बना रहे हैं सर, उनमें हिम्मत, अब आ जाइए इसकी बात। भाई, वो अपना संगठन बना रहे हैं, उनको बधाई, क्योंकि संगठन का निर्माण उस पार्टी का अपना विशेषाधिकार है, उसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत साफ सी बात है, वो अपना संगठन बनाए। आते ही आपके दोस्तों के कान में बैठे उन्होंने, आते ही जितने हमारे साथी सुदामा थे उनको परशुराम बनने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं भाई? कौन बना? आप हमको बताइए। सब घर बैठे हैं, सारे के सारे सुदामाओं को परशुराम बनने की, उससे पहले एक कुटुंब की भी तो बैठक हुई थी, सारे ठाकुरों की बैठक हुई थी। सोच लो, राजपूत लिखा है नाम के आगे गाली बहुत पड़ेगी आपको। अभी नहीं, एक बात, पंकज चौधरी ने कोई बयान दिया क्या उनके खिलाफ? नहीं दिया ना। और भारतीय जनता पार्टी तो जातियों के विग्रह की राजनीति करती है, जातियों से जातियों को लड़ाने की राजनीति करती है, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाती है, पिछड़ों को दलितों से लड़ाती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है, और वहां से सिर्फ चुनाव जीतने की बात करती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कम से कम इनके शासन में दलितों को पेशाब तो ना चटवाया जाए, दलितों के ऊपर पेशाब तो ना किया जाए, आदिवासियों के ऊपर पेशाब तो ना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को ये तो जरूर, आप संगठन बनाए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, किसी को बनाए, हमसे मतलब नहीं। बहुत सॉलिड टीम बना रही है बीजेपी, टॉप क्रिकेट की मैच जैसी। तो सर, क्या मतलब अभी तक सॉलिड नहीं थी? और सॉलिड एक बात, और दूसरा, अब तक इतनी सॉलिड थी तो दलितों को पेशाब चटवाया, अब इसके बाद और इससे ज्यादा गंदा कुछ काम कराएगी क्या भारतीय जनता पार्टी? थैंक यू सर। आप बताइए, महिलाओं के प्रति जो अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, अब क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोमालिया से भी आगे ले जाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी? देख लो सर, वो तैयारी में आगे हैं, आप तो संगठन नहीं बना पा रहे। सर, तैयारी तो उन्होंने 2024 में भी करी थी जी। थैंक यू। आज की डेट में जो उपचुनाव की, एक खाली बात कह दूं, इन्होंने उपचुनाव की बात करी कि सारे जीत गए थे। भैया रत्नाकर जी, एम्पायर अगर आपकी तरफ होगा ना
तो पाकिस्तानी एम्पायर जैसे होते थे, वहां एलबीडब्ल्यू नहीं माना जाता। तो कटहरी के चुनाव भी ऐसे ही जीते थे और कुंदरकी का चुनाव भी ऐसे ही थैंक यू जीते थे। सर। रोहित अग्रवाल को आगे आने वाले जी। समय में हम आपको भी Thank चुनाव you. हरवाएंगे ऐसे ही, चिंता ना करो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं रोहित अग्रवाल को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। रोहित अग्रवाल, जब बीजेपी अपने संगठन सरकार को सब दुरुस्त करने जा रही है, ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बनता जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पे पूरे प्रदेश के अंदर अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, पूरे देश के अंदर अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। और जो हमारा गठबंधन है वो केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो इसलिए ये किसी भी तरीके से ये लाइन सेट नहीं होती कि हम किसी के लिए कोई लाइबिलिटी हो सकते हैं। हम हमेशा अपने साथी के लिए कहीं ना कहीं पूरक होते हैं। हम अपने साथी के लिए हाथ पकड़ के चलने का काम करते हैं और अपने साथियों के साथ विश्वास से आगे बढ़ते हैं। हाथ पकड़ के क्यों चलोगे भाई? अलग अलग दौड़ो ना। आप तो उनकी रफ्तार रोकोगे, आप 20 की रफ्तार से चल रहे हो, अगला 80, आप हाथ क्यों पकड़ोगे? देखिए यही तो लाइबिलिटी हो गई। देखिए जब गठबंधन होता है 80 वाला खींच के ले जाए इनको। ब्रजेश जी, जब गठबंधन होता है तो दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के पूरक बनते हैं और दोनों के वोट मिलके ही वो सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के जो एनडीए का हिस्सा हैं, जब उनके वोट मिलते हैं तो उसके अंदर कोई भी परसेंटेज का डिसीजन नहीं हो सकता कि किसकी कितनी परसेंटेज है। आपके साथ लड़के बीजेपी ने 2024 में अपना अंजाम देख लिया है। हाँ बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से परचम लहराया था एनडीए का, वो सबने देखा है। आपका सबने देखा। लहराया पश्चिम है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी तो किस मजबूती सदमे से में है। परचम लहराया था वो सबने देखा। सब सदमे में है बीजेपी। और एक बात बिल्कुल साफ है कि 24 का चुनाव तो जनता को धोखा देके विपक्ष ने कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें लेने का काम किया है। इन्होंने कहा था संविधान खतरे में है और संविधान की बात करके, और अभी आपने देखा किस तरीके से विपक्ष के प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे थे कि साहब हमको तो संविधान पे विश्वास ही नहीं है, एम्पायर हमारा बिका हुआ था। तो आप सोचिए एम्पायर कौन है? वो संविधान का ही तो स्तंभ है ना। और अगर एम्पायर ही बिका हुआ तो मतलब संविधान को बिका हुआ बता रहे हैं ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये बताइए कि अब सरकार में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? देखिए हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है अभी तक ऑफिशियल तौर पे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी चीज बताया कि ऑफिशियल जानकारी नहीं, उन्होंने भी ये नहीं कहा विस्तार होगा। उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, परंतु राष्ट्रीय लोकदल को जो भी सम्मान मिलेगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी। आपका कोई हक बनता है? नहीं, हक तो हमेशा ही बनता है। हम क्यों तो बनता हमेशा है? चाहेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी मिले। एक कैबिनेट मंत्री दिया है, बहुत है। नहीं, हम तो हमेशा और क्या ले लोगे भाई? हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को जितनी ज्यादा जिम्मेदारी मिले, जितना ज्यादा जनता की सेवा करने, जितनी ज्यादा जनता की सेवा करने का मौका मिले वो मिलना चाहिए। और हम अपनी क्या आप बीजेपी से क्या अपेक्षा रखते हैं कि इस मंत्रिपरिषद, सवाल पूरा होने दो, इतनी व्यग्रता की आवश्यकता नहीं है। जी हड़बड़ाओ मत। नहीं बिल्कुल सवाल करिए। किस आप ही के हक की लड़ाई तो लड़ रहा हूँ ना। जी आपने तो गन्ना किसानों के हक की लड़ाई लड़ी थी ब्रजेश जी, बोलने और गन्ना किसानों का रेट बढ़ा। अच्छा, आपने ही हक की लड़ाई लड़ी है। मेरे साथ मिलके राष्ट्रीय लोकदल के सुर में सुर मिलाया था आपने। गन्ना किसानों के लिए 400 रुपए करने की आपने आवाज उठाई थी। राष्ट्रीय लोकदल की आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 रुपए गन्ना। फिर कह रहा हूँ डरो मत और सुनो। बिल्कुल नहीं डर रहे। सवाल पूरा नहीं है। सवाल पूरा होने दो। तो मंत्रिपरिषद का विस्तार है तो इसमें कोई हक बनता है? और अगर हक बनता है तो मिलना चाहिए। एक मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल एक जिम्मेदार दल है और जनता की सेवा करने के लिए हमको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, है आप में हिम्मत नहीं है कि मांग पाओ। देखिए हौसला नहीं है। टीवी डिबेट पे थोड़ी ना मांगा जाता है, और ना टीवी डिबेट पे मांगने से मिलता है, और ना टीवी डिबेट पे कहने की भी तो हौसला नहीं आएगा। देखिए ये तो हमारी और उनकी केमिस्ट्री है ना, हमारी और उनकी केमिस्ट्री है। उस केमिस्ट्री को केमिस्ट्री रहने दीजिए। इनकी तरह विपक्ष की तरह थैंक यू, धन्यवाद। ना कि कोई अशोक सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अशोक सिन्हा जी मेरे साथ कार्यक्रम मौजूद हैं। सिन्हा जी बहुत स्वागत आपका। तो बताइए, आप तो विचार परिवार से ताल्लुक रखते हैं थोड़ा बहुत, तो ये बीजेपी में संगठन में जो ये फेरबदल हो रहा है, ये किस उद्देश्य से हो रहा है? देखिए, बीजेपी अपने संगठन में अगर फेरबदल कर रही है तो एक प्रकृति का नियम है, तो हर जगह फेरबदल होता रहता है। अब संघर्ष शक्ति कलयुग है, कहा जाता है कि संगठन में ही कलयुग में शक्ति है। तो संगठन को दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, और उसके लिए अगर आवश्यक हुआ तो उलटफेर होना चाहिए। और इसी दृष्टि से वो उलटफेर हो रहा है। राजनीति की डिमांड होगी। उसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं, आप ही से पता चल रहा है कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। नहीं, मुझे तो आपसे पता चलता है।
तो फेरबदल वाला जो मामला है तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसको कहना चाहिए नैसर्गिक रूप से होता रहता है। अगर उसमें अगर फेरबदल की आवश्यकता है कहीं किसी क्षेत्र को क्या आप चाहते हैं कि नए लोगों को स्थान संगठन में दिया जाए, मतलब नई जनरेशन? देखिए ये तो परम आवश्यक है, और मेरा तो परम आवश्यक व्यक्तिगत विचार है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए है? नहीं रखना चाहिए। क्या 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वहां रखने की आवश्यकता नहीं है, उनको संगठन में लाइए। मंत्री का काम यह है कि वह जनता के बीच में रहे, क्या आप और जनता के बीच में रह करके 55 के ऊपर है तो मंत्री पद से हटा दो। अरे भाई आप और कार्य करिए ना, आप संगठन में कार्य करिए, संगठन में होना चाहिए आपको। इसका मतलब कि गणासा कोई बड़ा तैयार हो रहा है आज बैठ करके आप रत्नाकर सिंह जब तक गणासा बहुत तगड़ा तैयार है, क्षेत्र में जाएंगे, जब क्षेत्र में जाएंगे नहीं, मैंने एक विचार रखा, मैं कोई आप ये चाहते हैं कि 55 साल की उम्र से अधिक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि 55 वर्ष से आयु तक के लोगों को ये जनता के बीच में बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उनके काम करा सकते हैं, और वह समाज के समस्याओं को ला करके मंत्री रहेंगे तब तो करेंगे ना सेवा। नहीं तो और भी सेवा के क्षेत्र है ना, बहुत सेवा के क्षेत्र। आप मंत्रियों के पीछे क्यों पड़े हो कि सेवा के क्षेत्र बहुत हैं, और वहाँ संगठन और इसमें अदला-बदली होती रहती है। ये कहना चाहते हो कि 55 साल की उम्र से अधिक के कोई हो तो उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए? नहीं, हटाना नहीं की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि अगर आपको नया रखना है तो नए लोगों को रखिए। और संगठन में क्या, नए लोगों को रखिए। उम्र संगठन में क्या उम्र होनी चाहिए? नहीं, संगठन में भी वही बात है, संगठन में भी जो और कम होनी चाहिए, नौजवान वर्ग है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि दौड़ना है, काम करना है। अब वो कभी था, जब सतयुग था तो ज्ञान में शक्ति थी, आया त्रेता तो उसमें मंत्र में शक्ति आ गई, ये तो कलयुग। द्वापर आया तो युद्ध में शक्ति आ गई, अब ये कलयुग है। कलयुग में तो जितना दौड़ेंगे, जितना जनता से जुड़ेंगे, और जितना आप मतलब कोई अपनी जवानी जीवन सब दे दिया, जब 55 का हुआ तो आप उसको कान पकड़ के बाहर? कोई बाहर नहीं होगा, बाहर तो कोई होता ही नहीं, पूरा जीवन दे दिया राजनीति में बाहर तो कोई होता ही नहीं। तो क्या आप ये कह रहे हो कि 40 साल की उम्र तक के लोग ही संगठन में रहें? आपके फार्मूले के हिसाब तो 40 रखा मैंने कि नौजवान लोगों को महत्व देना चाहिए, नए लोगों को सामने आना चाहिए, और इन लोगों से काम लेकर के जनता के बीच में जाकर के उनकी आवाज बनना चाहिए। संगठन के लिए कोई कट ऑफ मार्क है कि 40 साल 45? नहीं, वो संगठन तो भाजपा की भी, और संगठन ये भी संगठन है, और सरकार में भी संगठन है, दोनों संगठन है। तो दोनों जगह 55 रखें कि इधर कम करें कुछ? अब देखिए, ये तो एक हमने आपका विचार क्या है? हमने राय रखी। आप राय ही देते हो? तो लेना है मुख्यमंत्री को, ये निर्णय लेना है भाजपा के अध्यक्ष को कि किसको आगे बढ़ाना है। आप चाहते हो कि नौजवान पीढ़ी आगे? नौजवान पीढ़ी आए, मेरा कहने का मतलब ये है कि नौजवान पीढ़ी। तो सारे महामंत्री मंत्री संगठन के इंपॉर्टेंट जगहों पर नौजवानों को बिठा दिया जाए, जहां आवश्यकता समझे वहां बैठाएं, पर जवान ये उनका पर यंग लोगों को बिठा। मगर एक रूल तो बनाना पड़ेगा, एक नियम तो बनाना। 40 की 45 साल कितना कर दें? नहीं, हमने तो ये आपको बता दिया कि हमारे संगठन की बात करिएगा तो हमारे यहाँ तो 40 वर्ष तक जो है मेन संगठन में रहते हैं, बाकी फिर सेवा क्षेत्र में, संपर्क क्षेत्र में, प्रचार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इनका कट ऑफ है, मार्क है कि ब्रजेश शुक्ला जी, सिन्हा जी का कहना है कि संगठन में 40 साल तक दायित्व दो, 40 के बाद संगठन से मुक्त करके सेवा में भेज दो, और सरकार में 55 की उम्र वालों को हटा दो। ऐसा विचार परिवार के लोगों को और सरकार में दोनों में 55 वर्ष का आयु चाहिए। तो ब्रजेश जी से समझ लेते हैं, इसके ऊपर वो बेटर डिफाइन करेंगे, जो बहुत ही ब्रजेश जी ये कोई मामूली बात नहीं है जो अशोक सिन्हा जी ने कही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, खासतौर पर नितिन नवीन के अपॉइंटमेंट के बाद, कि कुछ बड़ा संभावित है। ये वास्तव में ये प्रयास ये करते रहे बीजेपी में, जब से नरेंद्र मोदी आए वहाँ पर और अमित शाह की जोड़ी आई, तो इस तरह के प्रयोग हमने देखे कि साहब नए लोगों को लाना। आप देखिए कि जो राजस्थान में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, और जो दिल्ली में हुआ, तो और जो हरियाणा में हुआ, तो इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं। और विशेष रूप से संगठन में इस बार जो हुआ है दिल्ली में, ये बहुत आश्चर्यजनक है। लेकिन वहीं पर जब प्रदेश अध्यक्ष की बारी आई तो सामाजिक संतुलन ज़्यादा भारी पड़ा जाकर के। वहाँ पर उम्र की सीमाएं नहीं रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्र का तो रहा कि साहब युवा हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण को भी देखा गया। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है बहुत रोचक होने जा रही है जी, और ये जो है शुरू हो चुकी है,
और अप्रैल में पूरा जो सेना है इन लोगों की ये सब आ जाएगी उत्तर प्रदेश में अप्रैल के बाद। कारण कि बंगाल में ये लोग अभी उलझे हुए हैं और कुछ लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। वास्तव में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पे थी, पूरी तरह से बैकफुट पे थी और पूरी तरह से इनका उत्तर प्रदेश में तो बड़ा बुरा हाल था और हरियाणा में, महाराष्ट्र और सारी जगह इनका, और बंगाल में भी इनका बुरा हाल था। लेकिन बंगाल में तो अब चुनाव होने हैं, बाकी जगह में इन्होंने बड़ी अच्छी सफलता हासिल की है, तो उससे थोड़ा उत्साहित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई बड़ी रोचक होगी, आप देखिएगा। कारण क्या है कि ये उत्साह से तो भरे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी भी उत्साह से भरी हुई है। और जहाँ तक सामाजिक समीकरण की बात है, सामाजिक समीकरण बहुत दुरुस्त होने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में आप विस्तार में देखिएगा, अब यहाँ पर दो लोग दबाव में हैं। एक तो बाकी जो कुटुंब की बैठक करते हैं, जो ब्राह्मणों की बैठक करते हैं, वो तो अपना एक दरवाजा खटखटा रहे हैं कि साहब इधर भी नजर करिए वरना मेरे भी ताकत है। बाकी जिन लोगों ने साथ दिया है बीजेपी का, सदन के अंदर अन्य दलों से आगे साथ दिया है, पूजा पाल जैसी लोग, इनके लिए भी रास्ते खोजे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अति पिछड़ा वर्ग है वो बहुत महत्व उसमें आने वाला है और उसको आगे कर करके और सवर्णों को भी लेकर के सब प्रतिनिधित्व दे करके ये लड़ाई लड़ने जा रही है। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और कृपया ये स्पष्ट करें कि क्या संगठन और सरकार में कोई बड़ा फेरबदल होगा, कोई सिग्निफिकेंट फेरबदल है या सामान्य फेरबदल होगा या फिर कुछ बड़े ऑपरेशंस बीजेपी करेगी? नहीं, ऑपरेशन होंगे ब्रजेश जी, बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, काफ़ी फेरबदल होंगे, लेकिन उसका जो केंद्र है वो सिर्फ एक रहेगा। केंद्र ये है कि साहब सरकार में जो चेहरे शामिल होंगे उसमें आपको वो चेहरे दिखेंगे जो अति पिछड़ा है जी और अति दलित है, वो चेहरे दिखेंगे। आपको याद होगा कि जब पिछली बार इन्होंने दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार किया था मोदी ने, तो 7 में से 6 लोगों को शामिल किया था, उत्तर प्रदेश में घूमे सब लोग। ठीक वही रणनीति की तरफ बढ़ रही है बीजेपी, काफ़ी फेरबदल होंगे। और संगठन में भी आप देखिएगा जो चेहरे तलाशे जा रहे हैं, जिन चेहरों की बात हो रही है कि साहब ये जो है समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उससे लड़ाई है और ये लड़ाई वो तो क्या आपको लगता है कि संगठन में जो जमे जमाए ताकतवर महामंत्रियों की कम्युनिटी है ये हटेगी, नए लोग आएंगे या फिर इन्हीं का कब्जा बरकरार रहेगा जो अभी ताकतवर महामंत्री हैं? बिल्कुल बड़े बड़े दिग्गज हट जाएंगे ब्रजेश जी। मंत्रिमंडल के भी हाल देखिएगा और संगठन में भी बड़े बड़े दिग्गज। वास्तव में ये जो लोग जिनके हाथों बीजेपी अभी है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि साहब आप बिल्कुल जमे जमाए हैं तो आप अजय हैं। वो तो ला के ऐसा चेहरा लाते हैं। हम लोग याद है कि हम लोग मंत्रिमंडल विस्तार पे खबरें लिखते थे और लगभग 90% नाम सही लिख देते थे। अब कौन ये दावा कर सकता है कि 90% नाम सही हो जाएंगे? कारण क्या है कि ये चौंकाने वाले निर्णय करते हैं। ऐसे चेहरे जिसका संदेश जाए दूर तक, ऐसे चेहरे जिससे फायदा हो, ऐसे चेहरे जिसका सामाजिक समीकरण बैठता हो, वो तो चीजें आप इस होने जा बात रही से हैं। सहमत हैं और आप ये बात कहना चाहते 2 महीने हैं के अंदर ये दिखेगा कि बीजेपी बड़ा ऑपरेशन करेगी? बीजेपी बड़ा ऑपरेशन करेगी। बीजेपी वास्तव में ऑपरेशन के कई कारण हैं। नंबर 1 बात तो उत्तर प्रदेश में मात खाए। नंबर 2 बात काफी कुछ उन्होंने जो चीजें खो दी थी लोकसभा चुनाव पहले, जो लग रहा था बिल्कुल बहुत पीछे चले गए हैं, उसमें काफी कुछ उन्होंने अपना कवर किया है। तो इसलिए वो वही प्रयोग करना चाहते हैं जो अन्य प्रयोगों में किए गए हैं और इसका असर आपको दिखेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हिट कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप बताइए कि क्या वाकई में मंत्रिपरिषद में कोई फेरबदल होगा? कौन लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, कौन मंत्री हटाए जा सकते हैं?
संगठन का क्या होगा? क्या जो ताकतवर महामंत्री हैं ये मौजूद रहेंगे या फिर नए लोगों को मौका मिलेगा? देखिए, तो एकदम साफ है कि बीजेपी में सरकार और संगठन दोनों जगह बदलाव होना है, लेकिन सरकार में पहले बदलाव होगा, मंत्रिमंडल में पहले फेरबदल होगा, और वो 14 तारीख के बाद जब खिचड़ी हो जाएगी उसके बाद तो बीजेपी पहले खिचड़ी खिलाएगी, फिर सरकार में शामिल करेगी और फिर खाने पीने से रोकेगी। ये सब व्यवस्था भी वो करेगी जी। तो ये खिचड़ी भोज के बाद तैयार रहें इनके विधायक और मंत्री। लेकिन बस एक ही शंका है कि ये जो पीएन पाठक वाले भोज में जिन्होंने खाना खाया है, इन 35 लोगों को कोई जगह मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसमें बड़ी तकलीफ क्योंकि इसमें कई सारे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। अब वो मामला फंस गया, अब देखिए क्या होता है। वैसे एक चीज है ब्रजेश जी कि इस बार के फेरबदल में महिला मंत्री बनाई जाएंगी ज्यादा। महिलाओं का वोट उत्तर प्रदेश में लेना है बीजेपी को। बिहार में उनका प्रयोग सफल रहा है, और एक वो बीजेपी का एक वो है मामला की कार्यकर्ता देवतुल्य है इनके यहाँ। तो देवतुल्य कार्यकर्ता ने चूंकि लोकसभा में थोड़ा से अपनी उदारता में कमी कर दी थी, उस उदारता को बढ़ाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी संगठन में जगह दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अभी एक बात जो आई कि 55 साल के ऊपर के लोगों को मंत्री नहीं होना चाहिए। बीजेपी में शायद 65 साल के ऊपर के लोग हटाए जाएंगे। ये चर्चा एक जगह सुनी गई है कि जो 65 साल के हो गए हैं उनको अब सिन्हा जी ने 55 का राइडर दिया है कि 55 से ऊपर वालों को हटा दो। अरे हमारा विचार था नहीं, अभी चूंकि चुनाव में एक ही साल बचेगा तो मत ये एक तरफा नहीं चलाएंगे। अभी ये थोड़ा धीरे धीरे बुजुर्ग बनाएंगे, सफाई अभियान एक साथ मार्गदर्शन मंडल में नहीं डाल देंगे कि 55 वाले में तो बड़ी वो भी नौजवान रहते हैं 55 वाले। ऐसे में तो फिर प्रदेश अध्यक्ष के भी की उम्र 55 के ऊपर होगी, तो वो भी संकट में आ जाएगी, अध्यक्षी भी। दूसरा देखिए, भूपेंद्र चौधरी और निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति, इन लोगों के नाम है चर्चा में कि इनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। ये भी बात आई है कि आरएलडी से और अपना दल से एक एक मंत्री को और जगह दिया जाएगा, उनके एक एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। क्या चुनावी साल है, देखिए। अरे रुकिए, ये वाकई बात सही है जी? ये वाली बात सही है आरएलडी वाली? हाँ, एक इनको मिल सकता है राज्य मंत्री का पद, और अपना दल को भी मिलेगा। थोड़ी जलने की बू आ रही है सुरेंद्र। देखिए, ऐसा है कि चुनावी साल है, एक साल मंत्री रहेंगे जो बनेंगे जी, तो उसमें 54 पद अभी हैं, 6 पद खाली हैं। 2-4 अगर ये हटाएंगे तो 10 लोगों का नया इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसमें 2 सहयोगी दल को दे सकते हैं, बाकी अपने यहाँ रखेंगे। अच्छा, राज्य मंत्री बन के आदमी प्रोटोकॉल लेता है, ज्यादा कुछ कर तो पाता नहीं है। तो काम हम नहीं करता क्या राज्य मंत्री? राज्य मंत्री के विभाग में कोई फाइल तो आती नहीं है, और टेलीफोन और चिट्ठी लिखे राज्य मंत्री, यही काम उसका कार्यालय करता है। डंडा और झंडा। हाँ, बस, और क्या, कार्यकर्ताओं के लिए टेलीफोन कर दे और टैक्सी वाली इनोवा, चिट्ठी लिख दे। टैक्सी वाली इनोवा, हाँ, वो गाड़ी वाड़ी मिल जाती है, और सर्किट हाउस में कार्यकर्ता बैठेंगे, चाय वाय पिला देंगे। अगर विभाग ठीक ठाक रहा तो नहीं तहसीलदार पे भार आएगा पूरा। आप ये जान लीजिए कि बीजेपी दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसने जिस तरह से इस बार प्रदेश अध्यक्ष में, राष्ट्रीय अध्यक्ष में बनाने में टाइम लिया, इससे लगता है कि अब उसके फैसलों में काफ़ी देरी होने लगी है। और चोट खाई हुई पार्टी, एक तरह से लोकसभा में चोट लग गई, उसकी वजह से उसकी पूर्ति करनी है विधानसभा में, उसकी तैयारी है। तो चौंकाने वाले फैसले तो रहे हैं, चाहे आप देख लीजिए, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, नाम कहीं नहीं था, अचानक से उनका नाम आया, बाकी जो नाम चल रहे थे वो पीछे रह गए। तो पैराशूट लैंडिंग आप कह सकते हैं उन्होंने की है। और अभी
बहुत कुछ पैराशूट के माध्यम से आना बाकी है। तो ये जरूर है कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सम्मान में बीजेपी कई सारे फैसले करेगी और ये फैसले आपको इसी जनवरी महीने में देखने को मिलेंगे जी। जहां तक बात है, देखिए सियासत में सबका अपना अपना तरीका है। चौधरी लक्ष्मी नारायण उम्र 70 साल हो चुकी है। कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो भी 70 के आसपास हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। पीडीए का भी मामला है, बुंदेलखंड से सिर्फ एक मंत्री है राज्य मंत्री, और वो भी उम्र दराज हैं। उनकी जगह पर किसी नए को लाया जा सकता है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, चीजें हैं, सत्यम शिवम सुंदरम वाली व्यवस्था है। देखिए क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने मान लिया है कि जिस तरीके से चुनाव जीता जाए वो जीता जाएगा और उसके लिए हर हथकंडा अपनाया जाएगा। और जो सिद्धांत को इतर रखकर विनिंग फार्मूले पर काम करते हैं उनके लिए लाइनें हैं कि सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात। और देखो भरी परात अर्थ को रखो निष्ठा, और कर्तव्यों से ऊंचे हैं पद और प्रतिष्ठा। और जो दल हुआ पुराना उसको बदलो साथी, और पुराने दल के दलदल में फंसकर मर जाता है जिंदा हाथी। ये भरी परात आपने किसके लिए कहा? अरे भाई, भरी परात में यह है कि जो लोग छोड़कर आए हैं समाजवादी पार्टी, मनोज पांडे भी हैं, ये लोग भी हैं मंत्रिमंडल की रेस में। अच्छा, तो कहीं तो लॉटरी लग जाए। भले दिनेश सिंह भी वहां से हैं और दोनों में बड़ी खटास है। तो रायबरेली से दो मंत्री रहेंगे आप ये बता रहे हो? हाँ, रायबरेली से 2 मंत्री हो सकते हैं जी। थैंक यू बीरेन जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ रत्नाकर सिंह, उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी, तो ये बात तो बहुत स्पष्ट की जा रही है कि संगठन में एक आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए जिन्हें आप पद दे रहे हैं, और अगर सरकार में है तो 55 वालों के ऊपर वालों को हटा दिया जाए। ऐसा विचार परिवार से जुड़े हुए विचारक महोदय का ऐसा तर्क है। क्या इस तर्क को भारतीय जनता पार्टी, जो सिन्हा जी ने यहाँ प्रस्तुत किया, उसे आप स्वीकारते हैं या अस्वीकार करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक है, हर उस विचार का स्वागत किया जाता है और उसको अमल में लाने की कोशिश की जाती है। निश्चित रूप से जिस तरह से युवा वर्ग को आगे करने की बात कही जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा देखने को मिला है कि युवा के साथ साथ बुजुर्गों के अनुभव भी हमेशा काम आए। युवा एनर्जी और बुजुर्गों के अनुभव, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के जो है हमने आगे बढ़ने का काम किया। और आपने देखा कि आज यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर आई है, क्योंकि इसके कार्यकर्ता जो हैं वो बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आपकी उम्र कितनी है रत्नाकर जी? जी, अभी मेरी बातें पूरी कर लेती। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 48 है। ठीक है जी, ठीक है। दूसरी बात मैं पूरी करना चाहता हूँ, संगठन में तो आपको जगह नहीं मिलेगी जी। मंत्रिपरिषद खाली है, बताओ। ब्रजेश जी, मुझे अभी थोड़ा सा 30-40 सेकंड सर, मुझे आपके कहने पे मैं 60 सेकंड दूंगा, आप बोलो। हाँ, बिल्कुल। अभी देखिए, हमारे सुरेंद्र राजपूत भाई हैं, ये कह रहे थे और बहुत जोश के साथ कह रहे थे कि है हिम्मत, मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं, है हिम्मत। मैं उस पर आना चाहता हूँ। देखिए, हमने जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जो शुक्ला जी हैं, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, और वो फैसले जो होता है वो संगठन की मजबूती के लिए होते हैं। और हमने हमेशा से इस तरह के फैसले लिए हैं कि मुख्यमंत्रियों को कई राज्यों में ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं जिनको हमने बदला है, और कई राज्यों में अरे सर, आपने मुख्यमंत्री नहीं, आपने तो रातों रात इस देश का उपराष्ट्रपति बदल दिया। सुरेंद्र राजपूत को भनक नहीं लगी। बोलने दे रहे। आप 60 सेकंड बोले, आप 30 सेकंड बोल लेने दीजिए।
और 30 सेकंड बोले दीजिए। जी, सुंदर जी ने कहा, और मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। हमारे सर, मैंने उपराष्ट्रपति का उदाहरण देके रत्नाकर सुरेंद्र जी, राजपूत हमने के कहा नीचे योगी मुंह बंद कर दिया। आदित्यनाथ जी की जगह सर, किसको एक मुख्यमंत्री बनाएंगे, सर, अपनी और बारी नरेंद्र बोलिए। मोदी जी की जगह अपनी किसको बारी में, प्रधानमंत्री बनाएंगे, इधर उधर की बात मत कीजिए। ओके, इन रत्नाकर दो जी पर बोलिए। कहिए, अगर हिम्मत है, हौसला है तो। हैसियत में है, आपकी है, नहीं कहूंगा, है। आप भाई है। ओके, अब मैं ब्रिजेश सो जी, जाती हैं तो आप फिर भाई हो 60 गए। सेकंड दीजिए। मतलब आप विजय जी, मुझे आप बात जातिवादी बात दीजिएगा। करने, पर आप बताओ, आपकी तो हिस्ट्री है साहब, आप तो रातों रात वाइस प्रेसिडेंट बदल देते हो देश का। मैं तो सुरेंद्र राजपूत जी को बोला, इनकी तो मुंह बंद हो गया। आप भी बंद कर दो इनका मुंह। बोलने का मौका दीजिए, 60 सेकंड दीजिएगा। अब नहीं साट दे पाऊंगा। अच्छा, 30 सेकंड ही दीजिए, मैं इनकी बातों का प्रश्न का जवाब तो दे दूं। अरे बोलो, आप बोलो। जी, निश्चित रूप से हमारा इतिहास उठाकर देखेंगे, हमने मुख्यमंत्रियों को भी बदला है, मंत्रिमंडल को भी बदला है, जिस प्रकार आवश्यकता लगी उसके हिसाब से हमने निर्णय लिया है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी से, ये हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। अभी इनकी कर्नाटक में सरकार है, अभी पूछिए वहां पे मुख्यमंत्री थोड़ा और सुन लीजिए तो फिर मुख्यमंत्री अपनी में बारी किस में तरह आपके से पास लड़ाई आएगा। हो रही है, और अगला आप कहोगे तो आप ही को मौका मुख्यमंत्री देंगे। जी रह पाएंगे कि नहीं रह दीपक जी पाएंगे, इतना ये एडजस्ट भी कर लेंगे निश्चित आपके नहीं है। साथ। जी, तो थैंक यू जिस सर, पार्टी में धन्यवाद, धन्यवाद सर। हाँ, अब आप बोल सकते हैं, आज आपको थोड़ा मौका पहले दे, बताइए। रत्नाकर जी सारी इधर की, ईरान की, तुहरान की, कर्नाटक की, मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। एक बात हमने छोटी सी पूछी कि पंजाब भाई में अगर हक आप रास्ता योगी इसलिए जी को हुआ ना, बदल करके आपसी कोई नया संगठन- मुख्यमंत्री ला रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो उसका नाम बता दीजिए। मोदी जी को बदल के कोई नया प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र के ऊपर हो चुके हैं, वो जब वानप्रस्थ जहाँ जाने लायक आवश्यकता हो चुके जैसी हैं। पड़ती है, सुनिए, संगठन सुनिए, निर्णय लेता है। आप नाम लीजिए ना। आपकी तरह नहीं है। आप- कर्नाटका में आप- देखिए, रत्नाकर सीधी भाई, बात थोड़ा है, सा शांत हो जाओ और अगला सुन लो, मुख्यमंत्री रह पाएंगे, दूसरा अगला पक्ष भी सुन लो। मुख्यमंत्री रह आप पाएंगे कि नहीं रह आप पाएंगे, दूसरा वो पक्ष भी सुन लो, आप हमारे बोलो बस सर। करिए ना। हमारे थैंक यू यहाँ रत्नाकर जी। तो बताइए, सीधी सर रमैया जी रह सर पाएंगे सुन कि लो नहीं रह सर, पाएंगे मुख्यमंत्री? सर सुन लो आप सर, आप सवाल बोलो का सर। जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, किसी सिद्धि उत्तर रमैया प्रदेश जी में मुख्यमंत्री किसी रह आदमी पाएंगे की हिम्मत नहीं है, या नहीं रह हैसियत पाएंगे, नहीं है ये और भी हौसला बता नहीं दीजिए। है जो योगी जी के खिलाफ एक बात हाँ, कर सके। खड़गे जी भाजपा के का। पास दौड़ आप कर अगर आपकी मुख्यमंत्री अगर और हिम्मत हो मुख्यमंत्री की टीम तो जा रही है। मुख्यमंत्री बदल के दिखाइए। आप में हैसियत हो, प्रधानमंत्री की जगह कोई दूसरे आदमी और का भी कुछ प्रधानमंत्री मुद्दे का आप रख नाम सकते हैं। बताइए। हाँ, उसी नंबर मुद्दे एक पे नहीं मैं सर, आपके- इधर उधर की बात कर रहे हैं ना ये। जी, जी, आप सारी हमारा देखिए प्रश्न, हमारा प्रश्न ये नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि जनता को कैसे, क्या नाम, उनकी समस्याओं से निजात दिलाया जाए। हमारा प्रश्न ये है कि दलितों को पेशाब चटवाने से कैसे रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई नहीं चाहता दलितों को पेशाब चटवाया जाए, लेकिन एक ये व्यवस्था, जब बरेली जैसी जगह में गिरजाघरों को तोड़ा जाता है, जब बरेली जैसी जगह में एक कैफे को तोड़ करके, फोड़ करके मरोड़ दिया जाता है, सारी कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, तो अगर आप उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप संगठन के मामले में क्या कर रहे हैं, सरकार के मामले में क्या कर रहे हैं, हमारा निर्णय नहीं है। डिबेट तो तीसरी संगठन पे ही है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि आज फिर से इन्होंने SIR की डेट चेंज कर दी। आपके सामने चुनाव आयोग, चुनाव आयोग को से पूछना चाहता हूं, ऐसा नकारा चुनाव आयोग, ऐसा निकम्मा चुनाव आयोग जिसे ये तक नहीं, ऐसे निकम्मे अधिकारी हैं ज्ञानेश गुप्ता कि बार बार डेट चेंज कर रहे हैं लगातार, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में डेट चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो इस राहुल तरीके गांधी की ने जब जाकर के जर्मनी में एक बात सरकारें कही चल थी। रही हों, ये जब इस एक तरीके के महिला लोग जो है आ वो रहे हों, 200 बार जब इस तरीके वोट के देती है। अकर्मण्य लोग हों देश ये में, सच है प्रदेश क्या? में, सरकार चलाने में, जो Thank you, लोग sir. बरेली जैसी घटनाओं को न रोक सकते हो, तो वो अपने मुख्यमंत्री Thank को you, क्या चेंज करेंगे या प्रधानमंत्री को Okay. क्या चेंज दीपक करेंगे? जी, जो- 75 साल से ऊपर के हो गए दीपक- प्रधानमंत्री जी। दीपक रत्नाकर जी में रंजन जी, हिम्मत जो हो तो भारतीय नए जनता प्रधानमंत्री पार्टी का नाम बताएं। अपनी टीम में परिवर्तन कर रही है, नए खिलाड़ी शामिल कर रही है, नॉन परफॉर्मर्स को हटा रही है, आपने कुछ सीखा इनसे? देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, जहाँ तक अभी बीरेन भाई ने भी कहा कि मंत्रिमंडल में कोई जाना नहीं चाहता है, हैं? कोई जाना नहीं चाहता। अरे सब मंत्रिमंडल। इस मंत्री कौन उनके नहीं बनना सहयोगी बैठे नहीं जाना है, उनको मालूम है 1 साल का कार्यकाल रहेगा, 1 साल से आगे बढ़ने वाले नहीं, जनता उनको बदल देगी। संगठन में रहेंगे फिर भी 1 आध 2 साल रह लेंगे। आयु सीमा की बात हो रही है, शुरुआत प्रधानमंत्री से करके क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं? शुरुआत प्रधानमंत्री से कर दें, एक एग्जाम्पल सेट करें। भाई अभी सबने कहा, अभी रत्नाकर भाई भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हम लोग विचारों को मानते हैं। अभी हमारे आदरणीय अशोक सिन्हा जी भी कह रहे थे
मुखिया की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, सर, मुखिया के लिए उम्र सर आता निर्धारित हूँ नहीं आपके है। पास आऊंगा। वो तो आप अपने भी अपने सर, हमारे यहाँ लिखा आपस है, में बात अपने मैं मुखिया बता रहा हूँ, अमंतरम अक्षरम नास्ति, अपने मुखिया नास्ति मूल मनोषधम, अपने मुखिया के ऊपर अयोग्यः पुरुषो नास्ति, अपने मुखिया योजकस्य तस्य अब दुर्लभः। आप अपने मुखिया के उसका ऊपर अर्थ आ क्या है गए। कि कोई व्यक्ति आपके अयोग्य मुखिया नहीं के ऊपर होता, नहीं है। योजक जो होता अरे, है, आपके मुखिया जो के ऊपर मैनेजर नहीं होता है। है, उसकी आयु अरे नहीं होती भाई, भाई। आपके मुखिया इसके मोहन बाद आप भागवत जी के ऊपर सर, नहीं आप है। मेरे से बात अभी करो। उनके ऊपर नहीं है। आप मेरे से बात करो। वो आप बोलो। क्यों बदलने के अरे पीछे भाई, लगे हुए अरे हैं? आप ही आप बोलो सर, बदल अपनी बात कहो सर, मुद्दे से भटको योजक मत। की कोई संगठन और सरकार में योजक फिर की कोई बदल, उम्र नहीं होती। आप मुद्दे पे मंत्रिमंडल आप में सर, मंत्रिमंडल में कोई सर, आना ओके। नहीं चाह रहा। अध्यक्ष थे वो। आप दीपक जी का समय क्यों ले रहे हो सर? आप भाई, दीपक जी को क्यों नहीं बोलने दे रहे? मंत्रिमंडल में अब देखिए आप- कोई आना नहीं सर, चाह रहा सर, है। उदाहरण देकर नहीं, आप ही कह रहे हो और आप ही अपनी बात से मुकर रहे हो। अरे आप बताओ, आप ही को दूंगा आप टाइम। कह नहीं पा रहे। मैंने कब आप कहा मेरे कि से मुखिया बात की करो। उम्र मुकर नहीं रहे हैं होती? आप? मुखिया की कोई उम्र अरे नहीं क्यों नहीं होती। उम्र हमारे होती? यहाँ संचालक की कोई उम्र नहीं होती। 40-55 जो राय देने वाला है, जो योजक इन्होंने ही है, कहा था। उसको अनुभवी होना अभी चाहिए। आपने अपनी बात से मुकर उसको रहे हैं। अनुभवी होना अरे अपनी चाहिए। बात पे तो रहिए। बीजेपी तो झूठी है ही, आप भी उनके साथ साथ रह करके झूठे हो गए। आप उनके सहयोगी हो। आप अभी 5 मिनट के हाँ अंदर सर, लास्ट में बोल लीजिए। 5 मिनट के अंदर Thank you, आप sir. अपनी बात से मुकर रहे हैं। ओके, नहीं, सिन्हा जी मुकर बोलिए। नहीं। आप कहिए, आप बोल रहे योजक आज आप कह के जाइए कि मुखिया की प्रधानमंत्री कोई बदले। उम्र नहीं ओके। निर्धारित अरे है। आप कहिए, ना होनी सर, चाहिए। सर अब रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मुखिया हो गए। थोड़ा रुक मुखिया हो जाओ। गए। ओके, अब आप बोलिए। अब आप कुछ प्रधानमंत्री कहेंगे। मुखिया हो गए। सर धन्यवाद और सर। क्या है? अच्छा, दीपक जी धन्यवाद। दीपक जी आप क्या अरे नहीं आप होगा? अपने हमारे यहाँ मुखिया की मुखिया बात, है। आपने मुखिया सर की बात बीच में करी। न बोलो, नहीं मुझे सबको रोकना पड़ेगा फिर। अरे भाई, ओके, ऑल बता रहा राइट। हूँ। रोहित अग्रवाल, आप मुझे बताइए, प्रधान वीरेंद्र सेवक, कह रहे हैं कि प्रधान आपको एक सेवक पद है मिलेगा। वो। प्रधान कोई सेवक बात हुई है आप लोगों की? आप बोलिए दूसरे मुखिया सर, धन्यवाद बार सर। हो। बोलिए सर। आप हिम्मत नहीं जुटा रोहित पा जी रहे हो बोलिए। भाई, आज पता नहीं क्या हो ब्रिजेश गया जी, आपको। मैंने बहुत साफ दलवाइए तौर पे कह दिया, प्रधानमंत्री को। मैंने ब्रिजेश जी बहुत साफ तौर पे कह दिया कि राष्ट्रीय लोकदल कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल को जनता की सेवा करने के लिए जो भी दायित्व मिलेगा वो पूरी निष्ठा से और पूरी तन्मयता से राष्ट्रीय लोकदल जनता की सेवा करेगा। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा निरंतर मतलब जनता मांगते के नहीं हो। मुद्दों पे, हाँ कभी कभी नहीं, देखिए राष्ट्रीय लोकदल मांगने वाला दल ही नहीं है, हम तो खुद ही नहीं, अपनी मांगे ताकत- होते तो विज्ञान हाँ। प्रौद्योगिकी थोड़ी मिलता है। नहीं देखिए, तो क्या दिक्कत है? देखिए, अब विज्ञान प्रौद्योगिकी मिला तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर हमने तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने का काम किया ना। आगरा के अंदर कहीं ना कहीं देखिए वहाँ ना, पे देखिए बागपत में डेवलपमेंट हो रहा है, बागपत में इसरो गोरखपुर का में स्टेशन डेवलपमेंट आ हो रहा रहा है। है, गोरखपुर में डेवलपमेंट हो रहा है ब्रिजेश जी, और बागपत में भी होगा। बागपत में निश्चिंत इसरो का रहिए, स्टेशन खुल रहा है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बागपत में भी फीता कटने वाला है, वहां भी फीता कटने नहीं, वाला नहीं, ठीक है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि रॉकेट देवरिया से उड़ रहा है, आप बागपत में बैठे। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर सेवा की भावना रखता है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर जन सेवा की भावना रखता है और जनता के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को उठा के उनको उनका हक दिलवाने का काम करता है। आप युवाओं अपने को लिए मुद्दों को मंत्रिपरिषद में कुछ उम्मीदें देखते हैं? नहीं, हमेशा बिल्कुल, अगर कभी भी कोई भी विस्तार होता है तो राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा उसके लिए तैयार है, और राष्ट्रीय लोकदल को जो Thank भी you, sir. दायित्व मिलेगा ओके, उसको अशोक पूरी सिन्हा निष्ठा जी, से निभाएगा। सर आप कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे थे, बीच में बोल रहे थे, अब आपके पास मौका है, आप जो बात कहना चाहें बोलिए। मैंने आपसे बीच में कहा नहीं कि बोलिए। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। इसके लिए मैंने एक इनको सुभाषित सुनाया कि अमंतरम अक्षरम सर नास्ति। वो बोल चुके हो, आप दोबारा ना बोलिए। हाँ, तो उसमें कोई जो योजक होता है, योजक। जो मैनेजर होता है, जो जोड़ने वाला होता है, जो मुखिया होता है, उसकी आप बस सभी, कांग्रेस को भी मैंने देखा, मुख्यमंत्री क्यों नहीं चेंज हो रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं चेंज हो रहा है, इनकी उम्र थोड़ी निर्धारित की जाती है। ये योजक है, ये जोड़ने वाले हैं, मंत्री और और इनके लिए आयु निर्धारित थोड़ी की जाती है। इनके लिए आयु कोई निर्धारण नहीं है, इनके लिए आयु निर्धारित नहीं है। मुख्यमंत्री को बनेगा। ओके, धन्यवाद। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में जो बदलाव लाएगी, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करेगी, तो क्या उसके सामने सबसे बड़ा फार्मूला पीडीए ही होगा, या फिर बीजेपी इसके इतर किसी जातिगत सामाजिक समीकरण पर यह फेरबदल करेगी? पीडीए को मैं इसलिए नहीं कह सकता कि उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये 3 चीज है, और यहाँ पर अल्पसंख्यकों को एक टिकट भी नहीं मिला पिछले दिन। लेकिन पीडीएस, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ये फार्मूला बनाया कौन सा वाला सवर्ण बता रहे हो सर, जिसकी पंकज चौधरी ने अभी कान गरम किए? वो वाला सवर्ण जिसका कान उमेठा अभी और बहुत डांटा है, और कहा सुनो अगर दोबारा दिखाई दिए इकट्ठा तो सबको ठीक कर दूंगा। बहुत डांटा है सर पंकज चौधरी ने, बहुत डांटा। तो बड़ी, और सुनो इतना डर गए हैं कि इनकी गिद्दी बन गई है और सब अपने अपने घर में दुबक के बैठ गए हैं। नहीं, बहुत डांटा है। नहीं, चुप्पी बड़ी देर तक चुप्पी साधे रहे, बहुत चुप्पी साधे रहे कि अब किया जाए तो क्या किया जाए इसमें।
भी कारण डांटा क्या है। है कि वो भी चर्चा कर इकट्ठा लीजिए। होना बड़ा वो होता है। मैं तो दिग्विजय सिंह मैं को बताऊं राहुल आपको गांधी ने भी 91 से डांटा मैं है। देख रहा हूँ। बहुत बदमाशी ब्रजेश कर जी, गए आप, बहुत बदमाशी कर गए। जब- दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को राहुल गांधी ने बोला। नहीं ब्रजेश जी बोलिए आप, ब्रजेश जी कंटिन्यू। ब्रजेश जी क्या 91 से मैं देख रहा हूं कि इस तरह की बैठकें होती रहती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कहीं भी हो। इस तरह की विधायक जो है, जब भी कभी ये लगता है कि साफ समय निकला जा रहा है, मंत्री मंडल विस्तार नहीं हो रहा है और मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, तो इस तरह की बैठकें मैं लगातार देखता रहा ब्रजेश जी ये बताइए कि मैं- डांट खाने के जब बाद कल्याण ये सिंह थे, ब्राह्मण विधायकों तो में ये सब कहाँ छिप गए हैं? नहीं, इसका कोई, मैं बताऊं आपको, ये हम अपने अनुभव बता रहे हैं, मुझसे लोग असहमत हो सकते हैं। जो भी इस तरह के इकट्ठा होते हैं, ये बीजेपी में नुकसान का सौदा है। बीजेपी में इतने नुकसान का सौदा है कि साहब यहां पर भले ही आपको लगता है मामला शांत हो गया, लेकिन एक एक नाम केंद्रीय मुख्यालय तक में और बड़े नेतृत्व शीर्ष नेता हैं, उनके पास भी होगा कि साहब ये इकट्ठा हुए, खामखा शीशा लेकर करवाई। तो अब आप ये कहना चाहते हो कि ये नुकसान का जितने सौदा इकट्ठे है। हुए थे 40-42 कहीं- इनके टिकट काट दिए जाएंगे, आप ये धमका रहे हो। अब पंकज चौधरी ने धमकाया, अब आप धमका रहे हो, नहीं डरा रहे हो उसमें- आप। उसमें मैं धमका नहीं रहा हूं ब्रजेश जी, मैं सिर्फ बता रहा हूं पिछले अनुभव के आधार पर। बेचारे वैसे डांट खाए करता रहा हूं। हैं, घर में बैठे इज्जत बचा रहे हैं और समर्थकों के बीच, और आप डरवा रहे हो। नहीं, मैं डरवा नहीं रहा हूं, मैं उनका हौसला बढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं बताऊं, जब से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तब से मैं देखता रहा हूं इस तरह की बैठकें हमेशा बाद को नुकसान के सौदा बन जाती हैं कि साहब आप तो तो आप फलाने साफ कुटुंब साफ में कह गए दीजिए थे, ना कि इन सब का नुकसान हो गया जाइए है। वही कुटुंब से हाँ, जो भी लोग इस तरह की बैठकें करते बच रहे हैं, हैं। बीजेपी में उनका नुकसान मैंने देखा है। अब इसमें नुकसान ना हो तो मैं नहीं कह सकता जी, बहुत शुक्रिया आपका मैं ब्रजेश नहीं जी। कह सकता एक लाइन में लेकिन एक शेर मैंने कहना चाहता हूं। जितनी देखी है जी, सबने धन्यवाद देखा ब्रजेश है। जी। सबके आग्रह पे मैं सुरेंद्र राजपूत जी एक शेर सुनाना चाहते हैं, इरशाद से। भाई हम तो संघ वालों से कह रहे हैं कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। जफर कह दिया ना इसलिए। और एक चीज जान भूल लीजिए कर भी ब्रजेश जाति जी, पंथ का सुन मोह लीजिए, में- देखिए, सुन लीजिए भूल कर ब्रजेश भी जी, मोह में जाति पंथ ब्रजेश का जी, न बात हो, भारतीय भला जनता हो जिसमें पार्टी देश के का वो लोग- काम सब किए चलो। भारतीय नोट कर जनता लीजिए, पार्टी इससे बड़ा सर, शायरी बहुत नहीं शुक्रिया। होगा। भारतीय मुझे- जनता पार्टी थैंक यू के सर, बहुत लोग शुक्रिया। रामा को आप सभी का परशुराम बहुत बनने बहुत पर धन्यवाद। मजबूर न करें। अरे रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे, कोई शेर है क्या? भारतीय जनता सर, पार्टी के लोग सर, thank you, सर। सुदामाओं को परशुराम सर, धन्यवाद, बनने सर। पर मजबूर न करें। दिग्विजय सिंह ने झूठ बोला था क्या संघ को लेकर के? तो सर आप ही बताओगे अरे दिग्विजय सिंह संघ का। जैसे धन्यवाद जहरीले सर, संगठन बहुत के लिए शुक्रिया, दिग्विजय सिंह कभी बहुत बोल बहुत ही नहीं धन्यवाद। सकते। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो बताएंगे कि बहुचर्चित पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का दर्द फिर छलका है, और उन्होंने कहा मैं बेइज्जत करके लोकसभा से निकाल दिया गया था, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक बार अगर जिंदा रहा तो लोकसभा जरूर जाऊंगा। क्या पीड़ा और दर्द है ब्रजभूषण की, एक छोटे से ब्रेक के बाद।